नमस्कार बच्चों, आज बीएड पार्ट 1 पेपर 2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा, इससे संबंधित इसके सिलेबस, इसके मुख्य विषय और आज इस सब्जेक्ट के आपको 15 से 20 या 25 पॉइंट ऐसे लिखवाऊंगा जो आपके पूरे सिलेबस की आउटलाइनिंग क्लियर करेंगे। और उस आउटलाइनिंग को आपने फ्रेमिंग करनी है। बड़ा इजी सा सिलेबस है, इजी सा सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है। तो कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके सिलेबस में 4 यूनिट है। उन यूनिट्स का मेन क्या चीज़ है? पहला जो आपका मेन यूनिट का पार्ट है वो है भारतीय संविधान व शिक्षा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने 5-10 पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन है। वो पॉइंट क्या हैं? जैसे शिक्षा में समानता, शिक्षा का अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में। तो मुख्य चीजें हैं और उसमें कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं। लिंग, जाति, संप्रदाय के आधार पर शिक्षा में पक्षपात नहीं होगा, प्रत्येक धर्म को शिक्षा का अधिकार है और राज्य सरकार या केंद्र सरकार धर्म के आधार पर स्कूल नहीं खोलेगी। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में कुछ अधिकार है शिक्षा से रिलेटेड, कुछ प्रावधान है, कुछ प्रोविजंस है जो भारतीय संविधान में बताए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन यही बनता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, ये मैं आपको नोट कराऊंगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है शिक्षा एवं समाज के वर्ग, एजुकेशन एंड क्लास ऑफ द सोसाइटी। इस यूनिट में, इस पार्ट में समाज के वर्ग के विभिन्न जो लोग हैं, जो प्रजातियां हैं, जो जातियां, जो वर्ग है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, उस प्रकार के वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था में क्या सुविधाएं दी गई हैं, पूरी की पूरी यूनिट का ये बेस है। जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, एससी, बीसी, पिछड़ा वर्ग, इस प्रकार के बालकों के लिए, इस प्रकार के वर्गों के लिए कौन कौन से शैक्षिक अधिकार है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, कौन कौन सी सुविधाएं इस प्रकार के बालकों को दी जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और इनका उद्धार करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट हैं और 2 ही क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में बढ़ते हैं जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद यूनिट थर्ड, स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा की समितियां व आयोग। पूरी की पूरी यूनिट का एक ही टॉपिक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले कुछ कमीशन, कुछ समितियां, कुछ कमेटीज बनाई गई शिक्षा के संदर्भ में। वो कौन सी थी? मैकाले का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच, एडम रिपोर्ट, वर्धा शिक्षा योजना 1937। तो ये 3-4 ऐसी रिपोर्ट्स थी, ऐसे कमीशन थे, ऐसे समितियां थी जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले शिक्षा के संदर्भ में कुछ प्रावधान दिए, जैसे शिक्षा की संरचना के बारे में, प्राइमरी शिक्षा कैसी हो, सेकेंडरी कैसी हो, हायर एजुकेशन कैसी हो, शिक्षा का माध्यम कैसा हो, भाषा कौन सी होनी चाहिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण कैसे हो, किस माध्यम में बालकों को शिक्षा दी जाए, शिक्षा में लचीलापन कैसे लेके आए, व्यवसायीकरण कैसे करें शिक्षा का, यानी शिक्षा संरचना में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, वोमेन एजुकेशन के लिए शिक्षा कैसे दी जा सकती है। तो इन कमीशंस की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं। वो भी मैं आपको कुछ पॉइंट नोट कराऊंगा, उसमें आ जाएगा पूरी की पूरी यूनिट में। उसके बाद यूनिट 3, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की समितियां एवं आयोग, लगभग सेम है। वो स्वतंत्रता से पहले था, ये स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की गई। और सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद 1952-53 1952-53 में भारतीय शिक्षा आयोग, इसका गठन किया गया। इसके बाद 1964-66 1964-66 में कोठारी कमीशन, व्यक्ति का ही नाम कोठारी था, जिन्होंने उस कमीशन को इंप्लीमेंट किया। उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुझाव दिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या हो, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, वोमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लेके आ जा सकती है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में क्या काम किया जा सकता है,
और शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए क्या है। तो इस प्रकार शिक्षा के पहलुओं पे शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो इन कमीशंस ने सुझाव दिए। तो पहला भारतीय शिक्षा आयोग, दूसरा कोठारी कमीशन आयोग, तीसरी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1982 1982 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी यही मुद्दे जो है रखे गए कि किस प्रकार शिक्षा में सुधार हो, नारी शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, शिक्षा की संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षा के उद्देश्य, उन्हीं मुद्दों पे फिर से उन्होंने भी कुछ सुधार किए। और उसके बाद एक POA सिलेबस में लिखा हुआ है, POA बच्चों को पता नहीं चलता POA है क्या। POA की फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, क्रियात्मक कार्यक्रम या क्रियात्मक कार्यक्रम, कार्यान्वित कार्यक्रम 1992। ये सुधार 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो कमियां थी, उसमें जो लिमिटेशंस थी, उनको रिमूव करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन की ये जांच करेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो जो चीजें हमने कही गई थी, जिस पे काम किया गया, क्या वो सही थी, नहीं थी, कहां तक उस पर वर्क हुआ। इस काम को करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 फ्रेम किया गया, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उसके बाद रिसेंटली NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी शिक्षा के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड यूनिट का ये था। और लास्ट यूनिट में भारतीय शिक्षा के समकालीन मुद्दे, कॉन्टेम्परेरी इशू ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब इस यूनिट में एक बात कही गई कि शिक्षा का हमने सर्वव्यापी करना है, सर्वव्यापीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हमारा मेन मोटिव है। शिक्षा में जो भी समस्याएं आ रही हैं, अपव्यय अवरोधन की समस्या है, या शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाने में की जो मुद्दा है हमारा, या सब पढ़े सब बढ़े ये हमारा जो नारा है, या गवर्नमेंट ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम अडॉप्ट कर रही है जिससे शिक्षा जो है प्रत्येक बालक तक पहुंचे, शिक्षा में लचीलापन लेके आए। और इस यूनिट में कुछ पॉलिसीज है, जैसे मिड डे मील, दोपहर का भोजन, SSA सर्व शिक्षा अभियान, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान, DEP यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो जो पॉलिसी, जो जो कार्यक्रम चलाए गए हैं शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए, वो भारतीय शिक्षा के मुद्दे हैं। तो मैं बात करूं तो पूरे के पूरे सिलेबस में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। मैं मान के चलूँ 7 से 8 क्वेश्चन में आपका पूरे का पूरा पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है। आपने समझना है पूरे के पूरे पेपर का जो एक टाइटल यदि मैं दूं, वो है भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब भारत में शिक्षा के विकास की बात करें तो इसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा, मध्यकाल में भारतीय शिक्षा, और आधुनिक समय में भारतीय शिक्षा। प्राचीन काल की बात करें तो उसमें गुरुकुल सिस्टम था, जो हम अनुदेशन देते थे, व्याख्यान देते थे, स्टोरी टेलिंग थी, कहानी सुन के, और वहाँ पे टीचर डोमेन होता था, अध्यापक की अधिक भूमिका थी, विद्यार्थियों को इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, विद्यार्थी जो है कंट्रोल डिसिप्लिन में रहते थे। मॉडर्न टाइम में मुस्लिम काल आया, मुस्लिम काल में महिलाओं की शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिए, और मुस्लिम काल में केवल पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी, और वो भी लिमिटेड, टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स का काम रूल आया। ब्रिटिशर्स के टाइम में शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुए। अलग अलग ब्रिटिशर्स के जो कमीशंस हैं, जो वुड डिस्पैच है, एडम रिपोर्ट है, इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारा सुधार किया। अंग्रेजी भाषा का प्रसार प्रचार किया, तकनीकी शिक्षा पे बल दिया, वोकेशनलाइजेशन पे बल दिया, वुमेन एजुकेशन को जो है इम्प्रूवमेंट किया गया। तो इस काल में शिक्षा जो है उस पर अधिक फोकस किया गया। और उसके बाद मॉडर्न टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो करंट एज चल रही है हमारी 20-21वीं जो सेंचुरी है, उसमें शिक्षा में अचूक परिवर्तन किए गए, क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा था बालक का विकास करना, चाइल्ड सेंटर्ड, पूरे का पूरा फोकस था चाइल्ड सेंटर्ड, बालक का विकास कैसे किया जाए। हमने जो भी प्लानिंग करनी है शिक्षण की, वो बालक को ध्यान में लेकर करनी है। तो लास्ट में मॉडर्न टाइम में आज भी हमारा मोटिव क्या है कि किस प्रकार से बालक जो है बिना भय के, बिना डर के, स्वतंत्रता पूर्वक अपने माइंड से क्रिएटिव तरीके से किस प्रकार से सीख सकता है। तो पूरे के पूरे पेपर का ये जो आउटलाइनिंग मैंने कर दी है, एक तरह से आपके माइंड को जो है मेन चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब मैं आपको 20 से 25 पॉइंट नोट करा रहा हूं, जो आप हर क्वेश्चन में जो डाल सकते हैं, या पूरे के पूरे सिलेबस को आपके जस्टिफाई करेंगे। पॉइंट्स क्या है?
मुख्य बिंदु, फिर से वही मैं कह रहा हूं इस विषय के। सबसे पहला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान में शिक्षा एक मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में शिक्षा एक मौलिक अधिकार, एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, शिक्षा का अधिकार 2009, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार 2009 क्या है? ये एक ऐसा अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पे फोकस करता है। यह अधिकार कहता है कि हमारा उद्देश्य है जिस भी बालक की 6 से 14 वर्ष हो गए उसको निशुल्क और अनिवार्य कंपलसरी शिक्षा दी जाए, उसकी शिक्षा में जो भी प्रावधान है उनको दूर किया जाए। तो ये एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा में समानता एवं समता। शिक्षा में समता एवं समानता, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। इसका क्या मतलब है? शिक्षा के क्षेत्र में इक्विटी का मतलब है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो किसी सुविधाओं के कारण वंचित रह के सामान्य वर्ग तक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, उस प्रकार के वर्ग को कुछ विशेष आरक्षण देके, शैक्षिक सुविधाएं देके सामान्य वर्ग तक लेके आना। और समानता का अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में समान योग्यता के आधार पर सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। चौथा पॉइंट, शैक्षिक अवसरों की समानता, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। शैक्षिक अवसरों की समानता, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इसमें बताया गया है कि यदि समान शैक्षिक अधिकारों के आधार पर प्रत्येक वर्ग के साथ प्रत्येक बालक के अनुसार समान जो है व्यवहार किया जाएगा, किसी भी वर्ग को जाति, धर्म, संप्रदाय, इसके बेस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एडमिशन लेने में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। नंबर 5, जातिगत, संप्रदाय, लिंग के भेदभाव को शिक्षा के क्षेत्र में दूर करना। शिक्षा के क्षेत्र में दूर करना। नंबर 6, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नंबर 7, समाज के सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था। समान शिक्षा व्यवस्था, समाज के प्रत्येक वर्गों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था। नंबर 8, शिक्षा का सर्वव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सर्वव्यापी यूनिवर्सलाइजेशन करण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सर्वव्यापीकरण। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्यवसायी, वोकेशनलाइजेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। और कौन सी शिक्षा? सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण का, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
नेक्स्ट है मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज। 11वां त्रिभाषाई सूत्र। मतलब त्रिभाषाई सूत्र का मतलब क्या है? एक भाषा मातृभाषा, दूसरी क्षेत्रीय और तीसरी स्तरीकृत स्टैंडर्ड स्तरीकृत भाषा, इसका प्रयोग किया जाए। नंबर 12 तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन। नंबर 13 शिक्षा की संरचना व्यवस्था स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की संरचना। शिक्षा की संरचना में पहली आएगी प्राथमिक प्राइमरी, उसके बाद माध्यमिक और उसके बाद उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन। इसमें आपकी आ जाएगी LKG, UKG और उसके बाद ये प्री प्राइमरी है, ये ऊपर प्राइमरी है, उसमें आपकी 1st to 5th है। इसमें आपकी 1st to 5th, 5th से 8 भी आती है, 8 to 12 है और 12 से लेकर आपकी जो आपकी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, इसकी संरचना है। शिक्षा की संरचना प्राथमिक शिक्षा में पूर्व प्राथमिक में आ जाएगी, जिसमें LKG UKG आपकी किंडरगार्टन प्रणाली है और उसके बाद फिर उन्होंने कहा अपर प्राइमरी में क्लास 1 to 5 और 5 to 8, ये यहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन है 8th क्लास तक। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा 8 से 12 की जो क्लास है आपकी, वो माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन उसे कहा जाएगा। और उच्च शिक्षा में +2 के बाद इंटर के बाद आपकी लास्ट तक जो शिक्षा चलेगी। उसके बाद था नवोदय विद्यालयों की स्थापना। नवोदय विद्यालयों की स्थापना, ये जो स्थापना है 1986 की जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें यह प्रोविजन किया गया कि गांव के एरिया में, क्योंकि भारत गांव का देश है, तो गांव के एरिया में भी बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन उस टैलेंट को यदि हम अच्छे एनवायरनमेंट दें तो वो कैसे दे, इस बात पे जब विचार किया गया तो इस बात को देखते हुए गांव में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई, ताकि गांव का जो टैलेंट है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनके पास जो नॉलेज है, तो उस चीज को लेके नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये भी 1986 की पॉलिसी में ही रखा गया, NEP में, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था? इसमें मेन मोटिव था TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, पानी व्यवस्था, सारे का सारा ये प्रोविजन भी जो है NEP 1986 में रखा गया। नेक्स्ट है नारी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, या स्कूलों का खोलना महिलाओं के लिए, स्कूलों की व्यवस्था महिलाओं के लिए, ये भी सभी कमीशंस ने कहा है। और नेक्स्ट है चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास। चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। प्रजातांत्रिक मूल्यों का निर्माण, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रजातांत्रिक
मूल्यों का निर्माण, ये भी एक पॉइंट है। शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी इन एजुकेशन। परीक्षा प्रणाली में सुधार, फ्लेक्सिबिलिटी, परीक्षा प्रणाली में सुधार, इंप्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम। अब परीक्षा प्रणाली सुधार में क्या है, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है, जिसमें आपका फॉर्मेटिव है, सुमेटिव है, सीसीई है। तो इसमें कहा गया, कोई भी पॉलिसीज है, सभी ने कहा कि इवैल्यूएशन ऐसा हो जो पार्ट टाइम में हो, छोटे छोटे टाइम में हो, और जिसको इवैल्यूएशन पता ना चले बच्चे का उसका इवैल्यूएशन हो रहा है। फ्लेक्सिबल तरीके ढूंढे जाएं, पार्ट टाइम में इवैल्यूएशन किया जाए रादर देन एट द एंड ऑफ। शिक्षा के संबंध में सरकारी नीतियां व कार्यक्रम, जैसे एमडीएम, मिड डे मील, है, और आपका है ये एसएसए, मिड डे मील, एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान, डीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डीपीईपी। और इसके अलावा और भी है, रूसा है, RUSWA, और वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हो गया पहले पॉइंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे ख्याल से 20 से 25 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं। कोई भी कमीशन है, कोई भी आयोग है, या भारतीय संविधान की हम बात करें, सभी की जो मुख्य चीजें हैं, उन्होंने क्या कहा कि उस कमीशन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। कोई भी कमीशन है, सभी ने कहा है शिक्षा के उद्देश्य क्या है, बालक का विकास करना, चरित्र का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, समायोजन का विकास करना, अपने आसपास के वातावरण में उसको एडजस्ट करना, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य हैं। सभी कमीशन से लगभग सेम बनाए, और सभी ने वो मेन एजुकेशन पे फोकस किया, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो किसी प्रकार की समिति है, सभी ने वो मेन एजुकेशन पे फोकस किया गया। सभी ने प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करी, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी। तो ये जो 20 से 25 पॉइंट है, पूरे के पूरे सिलेबस में सभी कमीशन ने, सभी आयोग ने, और जितने कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के सेम, लगभग सेम प्रावधान है। ये 20 से 25 पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे। यदि आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हो और समझ लेते हो कि मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, पूरे के पूरे पेपर में क्या चीजें हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और बता देता हूं, एक वर्धा शिक्षा योजना है 1937, दैट इज कॉल्ड नई तालीम शिक्षा। 4 नंबर में भी आ सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नई तालीम शिक्षा क्या है। दैट इज आल्सो कॉल्ड दी बेसिक एजुकेशन सिस्टम। नई तालीम शिक्षा को आधारभूत शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम। 1937 में महात्मा गांधी ने दी थी ये। और इस शिक्षा का मेन मोटिव था कि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए, और गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का अर्थ जो है वो साक्षरता नहीं है। हम पढ़ लिखते हैं, हम बोलते हैं शिक्षित हो गए, ऐसा नहीं है। और शिक्षा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नौकरी देना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण गुणों का विकास करना, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना, ताकि व्यक्ति स्वयं ही इस प्रकार के रोजगार का सृजन करे। इस शिक्षा में उन्होंने हस्तकला, शिल्पकला, क्राफ्ट वर्क, और जो कढ़ाई बुनाई की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा पे बल दिया कि कोई भी व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद उसके पास कौशलों का निर्माण हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, वो कढ़ाई बुनाई, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस प्रकार की शिक्षा जो है विकसित हो। वर्क एजुकेशन जो हम बात करते हैं, वर्क एजुकेशन का जो है डेवलपमेंट हो, कार्य शिक्षा, कार्यधारी शिक्षा का विकास हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस विषय से रिलेटेड मैंने मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी हैं। यदि इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करोगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, और आपको टेंशन नहीं लेनी, फ्री माइंड में आपने एग्जाम देने हैं। दूसरी बात,
कई बार बच्चे कहते हैं कि सर बड़ा पेपर लेंथी होता है, हम लास्ट तक कैसे करके जाएं उस पेपर को, एट द एंड ऑफ कैसे भरें। मैं आपको बताता हूं, जो 4 मार्क्स का पेज क्वेश्चन आपका आता है, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी, वो कंपलसरी क्वेश्चन है, पूरे के पूरे सिलेबस में से आएगा। और कोशिश करना वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, जैसे लास्ट यूनिट में ये मैंने लिखे, इनमें से एक क्वेश्चन श्योर है कि कोई ना कोई आ सकता है। एमडीएम पे नोट लिखो, सर्व शिक्षा अभियान पे नोट करो, डीपी पे नोट लिखो, शिक्षा का सर्वव्यापीकरण क्या है, शिक्षा में गुणात्मक क्या है, इस प्रकार से आ सकता है। या वुड डिस्पैच की कोई रिकमेंडेशन आ जाएगी, या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना कब की गई, गुणात्मक शिक्षा में सुधार क्या है। तो छोटे क्वेश्चन ओवरऑल में से आएंगे। जो 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसमें आपने, जैसे आप यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, ये पूरा पेज और पीछे का पूरा पेज, ये आपका पेज होता है। इन केस आप ये पूरे दोनों पेज नहीं भर पाते, ये पेज भर दिया और दूसरा यहां तक पेज भर देते हो, तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपने इंट्रोडक्शन, 2 डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक, यहां तक का मैटर देना, टू द पॉइंट बात करनी है, तीसरी कोई बात ही नहीं करनी है। इंट्रो, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक, 3 चीजें आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों में देनी, चौथी बात नहीं लिखनी है। ये पेज भी यदि आप अच्छे से भर देते हो तब भी सफिशिएंट है। 4 मार्क्स में से उसने आपको 2 से 2.5 नंबर देने हैं, तो वो यदि आप 3 पेज भरोगे तब भी उतने नंबर देगा, और 1 से 1.5 पेज भरोगे तब भी उतने नंबर देगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरी बात, जो बड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है, पहले पेज पे आपने इंट्रो देनी है इतनी सी, लगभग हाफ पेज से थोड़ा कम, और उसमें भी बिल्कुल अच्छे पॉइंट लिखनी है, टू दी पॉइंट उसमें बात करनी है इंट्रो में। उसके बाद मेन चीज आपकी रिफ्लेक्ट होगी डेफिनेशंस पे। हर एक क्वेश्चन में 2 से 3, 2 तो कम से कम है, 3 डेफिनेशन आपने देनी है, अलग अलग राइटर्स का नाम लिखना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए, पेपर चेक करने वाले को इसको नॉलेज है। वो पूरा क्वेश्चन नहीं देखेगा, वो डेफिनेशन से आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपको उसकी नॉलेज है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि क्वेश्चन आपका लेंथी हो। इस पेज पे यहां तक आ गया, इस पेज भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, यदि आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो इस पेज से आगे भी वो कैरेक्टरिस्टिक जा सकती है। ये तो हर क्वेश्चन में करना है। उसके बाद एक पेज पे आपने उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, चाहे वो ट्रायंगल बनाओ, चाहे वो फ्लो चार्ट बनाओ, चाहे वो सर्कल वाला चार्ट बनाओ। उस चार्ट पे जो भी पूछा गया उसके सारे पॉइंट फटाफट लिख दीजिए। उन्हीं पॉइंट्स को लेके आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो 2 से 2.5 पेज पे आपकी एक्सप्लेनेशन उन पॉइंट्स की आ जाएगी, स्पेस देके आप लिखोगे, और लास्ट में आपका निष्कर्ष। तो इस प्रकार से आपके 4 पेज पूरे कवर हो जाते हैं और आपको टेंशन भी नहीं लेनी। यदि पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं तो उनको आप एक्सप्लेन करते रहोगे। टू दी पॉइंट्स बातें समझनी है। कुछ पेपर आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, कुछ कंटेंट पे डिपेंड करता है। जो कमीशन है किस ईयर में दिया गया वो उसी ईयर में दिया गया, उसमें आप तुक्के नहीं लगाओगे। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप थिंकिंग बेस्ड पे जो है कवर कर सकते हैं, यदि ये बातें मेरी सारी की सारी ध्यान में रखोगे तो। थैंक यू सो मच। इन चीज़ों को इस प्रकार से आपने जो है एनालाइज करना है। थैंक यू।